गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे भारत भूटान संबंध के बारे में। यह इंटरनेशनल रिलेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था भारत और नेपाल के संबंध के बारे में, और आज देखेंगे भारत और भूटान के बारे में। आज के दौर में जब भारत के सारे पड़ोसी भारत को छोड़कर जा रहे हैं, उस समय अभी भी भूटान और भारत के बीच में संबंध यथावत बना हुआ है। तो देखते हैं, इसके बारे में जानेंगे समग्र। भूटान का इतिहास देखेंगे, उसकी ज्योग्राफी देखेंगे, फिर वो चुनौतियाँ देखेंगे, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है और वर्तमान स्थिति से क्या कुछ सीखा जाए, इसके बारे में जानेंगे। यह टॉपिक आपके बीपीएससी का मेन एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो कोई भी प्री एग्ज़ाम होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी इसमें कुछ आपको फैक्ट मिलेंगे जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह मैप देखिए। भारत, ये अपना पूरा भारत है, इतना विशाल भारत है, और इसमें एक छोटा सा देश है। कौन? तो वह भूटान है। यही भूटान है। यह भारत के औसत राज्यों से भी छोटा है। यह पश्चिम में सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग आदि जिलों से, और यह दक्षिण में आसाम से, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमाएं मिलती हैं, तथा पश्चिम में तिब्बत, चीन प्रशासित तिब्बत, यानी तिब्बत तो पहले आज़ाद था लेकिन बाद में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, अतः अब यह इसकी सीमाएं चीन से मिलती है। और चीन, जिसकी सीमाएं पूरी दुनिया में 14 देशों से मिलती है, और वह चीन जितनी, और उसका विवाद कितने देशों से है? तो लगभग 21 देशों से है। तो भूटान से क्यों न विवाद हो? यही कारण है कि भूटान से भी चीन का विवाद रहता है। हाल ही में क्या हुआ कि यहाँ देखिए, यह तासिंग वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पर, और यह बीच में, इससे आगे क्या है, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है। इसका डायरेक्ट चीन से बॉर्डर भी टच नहीं होता है। फिर भी चीन के द्वारा कहा गया कि यह तासिंग जो वन्य जीव अभयारण्य है, यह चीन का इलाका है। तो फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले डोकलाम विवाद हुआ था, वह भूटान के पश्चिमी क्षेत्र, यानी यहाँ पर भारत का सिक्किम इलाका है। यही ट्राइजेक्शन, यानी कि यहाँ पर चुम्बी वैली है, और इसके नीचे भारत का चिकन नेक कॉरिडोर जाता है। यहाँ देखिए, यानी बात हो रही है यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। चीन की इच्छा है कि वह यह इस क्षेत्र पर पहुँच जाए, ताकि भारत पर क्या करेगा, भारत को परेशान कर सकता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट का संपर्क वह काट दे सकता है। अतः इस महत्वाकांक्षा को लिए हुए चीन बार बार हाथ पैर भांजता रहता है। कभी भूटान को प्रलोभन देता है तो कभी धमकाता है। तो अभी जो वर्तमान की कड़ी है, वह इसमें भूटान को धमकाया है। इससे पहले भी भूटान को प्रलोभन दिया गया था कि वह अपने वेस्ट का इलाका छोड़ दे, बदले में उसको 4 गुना ज़मीन उसके पूर्व में दे दिया जाएगा, लेकिन भूटान नहीं माना। आगे देखते हैं। चीन के द्वारा भूटान के साकतेंग वन्य जीव अभयारण्य पर दावा करके एक और विवाद को जन्म दे दिया गया है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत के लिए यह एक नया फ्रंट उन्होंने खोल दिया है, एक नया मोर्चा खोल दिया है। जैसे भारत के द्वारा चीन को अभी कहाँ विवाद है, तो अभी पश्चिमी सेक्टर, यानी कि लद्दाख लेह में विवाद चल रहा है, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में दोनों तरफ से सेनाओं की तैनाती है। और जब भी आज का समाचार पत्र या न्यूज़ मीडिया देखिएगा, तो उसमें आपको लेह लद्दाख मिल जाएगा, और उसमें भारी सेना की तैनाती हो चुकी है। अब चीन ने यहाँ पर भूटान पर अपना दावा करके क्या साबित कर दिया कि वह एक और मोर्चा खोलता है। अतः भूटान का जो रक्षा है वह भारत के अंदर में ही है। अतः भारतीय सेना को जिस तरह से डोकलाम में स्टैंड अप हुआ था, उसी तरह से अब आने वाले समय में फिर से भूटान में स्टैंड अप देखने के मिल जाए तो कोई यह बड़ी बात नहीं होगी। इससे पहले डोकलाम के समय सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। कब? तो बात है 2017 की, वह भी बहुत हाईलाइटेड हुआ था। यहाँ देखिए, पहले भारत की सीमा डायरेक्ट चीन से नहीं मिला करती थी। यह पूरा तिब्बत एक नया एक देश हुआ करता था, कहिए इसको। लेकिन 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, अतः यह बफर स्टेट खत्म हो गया और चीन की सीमाएं अब भारत से डायरेक्ट मिलने लगी है। तो बीच में नेपाल तो अभी बचा हुआ है, लेकिन नेपाल के बारे में भी तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। वह अभी भारत को अब आंखें दिखा रहा है और चीन के पाले में चला गया है। चीन का जो ओबोर है, वन रोड वन बेल्ट स्कीम, इसके तहत जो दक्षिण एशिया के लगभग सारे देश, केवल भारत और भूटान को छोड़कर सब के सब शामिल हो चुके हैं। अतः भूटान अभी भी भारत का विश्वस्त पड़ोसी बना हुआ है। वर्तमान समय में एकमात्र पड़ोसी देश है जिसको भारत पर पूर्ण विश्वास है, और
उसके विदेश संबंध भी भारत को ही तय करना होता है। अतः यह कहा जाए कि चीन ने इसे भारत के साथ एक नया मोर्चा खोल दिया है, यह उपयुक्त कथन होगा, क्योंकि भूटान को प्रयास करना यानी भारत को ही प्रयास करने वाली बात है, क्योंकि भूटान और चीन के बीच डायरेक्ट संबंध नहीं है। कोई भी उसका डिस्प्यूट होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में बात रखना हो या कहीं भी कोई विवाद हो तो भारत को ही उस निपटना होता है। अतः यह भारत के लिए ही एक और नया मोर्चा खोलने जैसा है, यानी चीन का यह भी आक्रामक कदम है। सबसे पहले हम लोग भूटान की अवस्थिति देखते हैं, यह कहाँ है। तो यह है कि हिमालय स्टेट है। हम लोग जानते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पूरी की पूरी हिमालय से आच्छादित है, उसी में हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में भूटान पड़ता है। यह एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 27,000 किलोमीटर के एरिया है और आबादी मात्र 8 लाख है। भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र देश है और भूटान जब दक्षिण एशिया में कोई भी इंडेक्स निकलता है पूरी दुनिया में, उसमें दक्षिण एशिया के देश नीचे से टॉप करते नजर आते हैं। लेकिन भूटान एक अपवाद है। पहले हम लोग जानते थे कि भूटान दुनिया का सबसे गरीब देश है, लेकिन आज भूटान में प्रति व्यक्ति आय हो, वहाँ खुशहाली इंडेक्स हो या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन का इंडेक्स निकलता है, सब में भूटान यूरोपीय देशों के बराबर खड़ा नजर आता है। अतः भूटान का जो HDI इंडेक्स है वह अच्छा है भारत से। इसके पश्चिम में भारत का सिक्किम प्रांत तथा बंगाल का दार्जिलिंग जिला इसे किसे तो नेपाल से अलग करते हैं, यानी भूटान की बाउंड्री नेपाल से नहीं टच करती है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा पर तिब्बत और इसके पूर्व तथा दक्षिण में भारत का असम प्रांत है। आबादी इसकी मात्र 8 लाख है। क्षेत्रफल लगभग 30,000 से कम यानी 27,000 किलोमीटर। भूटान भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि डोकलाम प्लेटू में विवाद हुआ था या चुंबी घाटी है, सब क्या है तो वह सब भारत के जो चिकन नेक कॉरिडोर है यानी दार्जिलिंग के पास है। यानी चीन अगर वहाँ पर चला आए तो भारत को डिस्कनेक्ट कर दे सकता है कि किस क्षेत्र से, तो भारत के जो पूर्वी 7 राज्य हैं उनसे। चीन ने भूटान तिब्बत की वर्तमान प्राकृतिक सीमाओं को कभी नहीं माना। चीन का कहना है कि जो भूटान है या लेह लद्दाख है, जो भी आज भारत के अंग में है या दूसरा आज़ाद देश है या सिक्किम है, वह भारत के द्वारा कब्जा किया गया। कौन कब्जा किया तो साम्राज्यवादी देश। कौन साम्राज्यवादी देश था तो जिस समय भारत पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, भारत उपनिवेश था किसका तो ब्रिटिश साम्राज्य का, तो ब्रिटिश ने ही कब्जा किया और उसने समझौता किया था। भारत ने तो समझौता नहीं किया था। इसी आधार पर चीन का मानना है कि भारत का या भूटान आदि ये सब का कोई अंग नहीं है, इन लोगों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम इन लोगों से समझौता करेंगे। लेकिन दूसरी बात है कि जिस समय समझौता हुआ था उस समय तिब्बत भी तो एक अलग ही स्वायत्त क्षेत्र था, आज़ाद क्षेत्र था, तो चीन को परेशानी है। लेकिन भारत की सहायता यानी भारत भूटान की सहायता करता है। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र का यानी यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना। 1973 में यह नेम यानी निर्गुट आंदोलन में शामिल होता है। 1977 में भारत ने भूटान के राजदूतावास को नई दिल्ली में दर्जा बढ़ा दिया, यानी कि अब इसको देश की मान्यता दे दी गई थी। वर्तमान समय में भूटान सार्क यानी साउथ एशियन जो कोऑपरेशन रीजन है, यह किसका सपना था तो स्वर्गीय राजीव गांधी। बात कब है तो भारत के प्रधानमंत्री थे और 1985 की बात है। उस समय इन्होंने सोचा था, जिस तरह से पूर्व में आसियान संगठन है, तेल वाले देशों का संगठन है, इस्लामिक कोऑपरेशन संगठन है, यूरोपियन यूनियन है, इसी तरह उन्होंने सोचा था कि एक सार्क संगठन होगा जो दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें कौन अब 8 है, पहले 7 था। तो कौन कौन सबसे बड़ा देश भारत और भारत से ही बाउंड्री बनाने वाले सारे देश तो पाकिस्तान, याद कीजिए अफगानिस्तान की भी बाउंड्री टच होती है, लेकिन वह POK के कारण अभी पाक अधिकृत कश्मीर ने वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इतने सारे देश सार्क में आते हैं। अतः भूटान भी सार्क का मेंबर है। फिर बीमस्टेक यानी बंगाल, बे ऑफ बंगाल के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 7 देश हैं। उनका एक संगठन है, वो इकोनॉमिकल संगठन है। कौन कौन? B फॉर बांग्लादेश, M फॉर बर्मा यानी म्यांमार, उस फिर भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इतने सारे देशों का क्या संगठन है, उसमें श्रीलंका भी है। तो बीमस्टेक इसका भी भूटान सदस्य है।
2008 में भूटान में लोकतंत्र का आगाज होता है। वहाँ राजशाही है और राजशाही थी, लेकिन राजशाही ने वहाँ पर लोकतंत्र जब उत्पन्न का विवाद शुरू हुआ कि हमें लोकतंत्र चाहिए, तो वहाँ की सरकार ने ही राजा ही ने पहल करके चुनाव करा दिया और लोकतंत्र की स्थापना करा दी। अतः वहाँ पर मोनार्की लोकतंत्र है, यानी राजा भी है जो संवैधानिक हेड और काम करने के लिए प्रधानमंत्री है। वर्तमान राजा कौन है? तो जिंगमे वांगचुक हैं, जो आप भारत के प्रत्येक कोई भी बड़े भारत का फंक्शन होगा तो उसमें आप देख लीजिएगा उनको। आज और भूटान का इतिहास, तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है। तिब्बत के खामा प्रांत के लोग यहाँ आकर बस गए और धीरे धीरे उन्होंने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया तथा इन लोगों ने ही अपना शासन आरंभ कर दिया। यानी कि आज जो भूटान में अत्यधिक आबादी है या जो राजा होंगे सब के सब तिब्बत से आए हुए हैं। तो वही बात है चीन का तर्क कि जब तिब्बत उसका हो गया तो भूटान भी उसका अंग है। भारत और भूटान संबंधों की शुरुआत 1865 की संधि सिनचुला से होती है। तो सिनचुला की संधि कौन किया? तो ब्रिटिशों ने किया होगा, अंग्रेजों ने, जो कि भारत की ब्रिटिश सरकार और भूटान के मध्य हुई थी, जिसमें भूटान को एक भारतीय रियासत माना गया था, यानी वह प्रिंसली स्टेट मान लिया। और इसके बाद 1910 में पुनर्वा की संधि होती है, ने इन संबंधों को मजबूती प्रदान किया। और इसमें क्या स्वीकार किया गया? इसमें शर्त था कि भूटान ने विदेशी मामलों में भारत से निर्देशित होना स्वीकार किया, यानी कि भारत विदेशी मामलों को नियंत्रित करेगा तथा भारत सरकार उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो आज तक कायम है। फिर भारत आज़ाद हो गया, 1949 की बात है। भारत भूटान संधि, इसी तरह 1950 में भारत नेपाल संधि भी हुआ था। तो भारत भूटान संधि 1949 यानी इसका भी आधार पुनर्वा की संधि को ही माना गया, यानी जो भी सारे जो धाराएं थे वह जस के तस लागू रहे। इसमें दोनों देशों ने चिरस्थायी शांति और मित्रता को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। नोट कुछ ध्यान रखिए, यह भी व्यवस्था थी कि भारत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया वार्षिक दे देगा, जो आज तो वह करोड़ों में भर देता है। सिक्किम ने संधि, यहाँ देखिए बगल में, भूटान के बगल में सिक्किम है, तो सिक्किम तो राज्य हो गया, लेकिन वह भी एक सहायक देश ही था शुरू में। सिक्किम ने संधि के द्वारा वैदेशिक संबंध और प्रतिरक्षा का भार भारत को सौंप दिया, लेकिन भूटान ने केवल विदेशी नीति का भार ही भारत को सौंपा। परंतु जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो युद्ध को देखकर भूटान ने क्या किया कि अपना प्रतिरक्षा यानी अपना सुरक्षा का भार भी भारत को ही सौंप दिया। वर्तमान समय में जो भारत ने क्या किया, अब तक 2000 से लेकर 2017 के बीच में भारत सरकार के द्वारा लगभग 5 बिलियन यानी 4.7 बिलियन डॉलर खर्च किया जा चुका है। कहाँ? तो इस छोटे से भूटान में। दोनों देशों में पर्यटन, खासकर भारत से सबसे ज़्यादा पर्यटक भूटान में जाते हैं, यानी भूटान में आने वाले पर्यटकों में सबसे अधिक भारतीय होते हैं, जिसके कारण भूटान सरकार ने पर्यावरण को देखते हुए एक दिन के लिए 1200 रुपया सिंगल अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उनको टैक्स देना होगा। तर्क पर्यावरण, हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई देश कार्बन पॉजिटिव देश है तो वह भूटान है। भूटान के संविधान में ही लिखा हुआ है कि वहाँ पर 70% से अधिक वन होना चाहिए। भूटान क्या है? तो यह बौद्ध देश है, अतः सांस्कृतिक रूप से भी उसका लगाव भारत से है और भारत में बौद्ध धर्म का सूत्रपात हुआ। भगवान बुद्ध भारतीय, पूरा जो भी बुद्ध का कॉन्सेप्ट है सब भारत में ही रचा बसा और लिखा गया, अतः दोनों की संस्कृति एक है, तो दोनों को एक साथ रहना असंभावी है। भारत और भूटान व्यापार और पारगमन समझौता 1972 में हुआ था। दोनों देशों के बीच व्यापार संचालित होता है इसी के आधार पर, जिसे अंतिम बार 2016 में नवीनीकृत किया गया और 2017 से यह प्रभावी है। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित की गई है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके द्वारा भूटान के द्वारा अगर भूटान भारत को छोड़कर किसी अन्य देश को भी निर्यात करेगा तो उसको ड्यूटी टैक्स नहीं देना होगा, यानी कर माफ है। वर्तमान समय में भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत है, और वह भारत के पक्ष में है, यानी भारत को वह निर्यात कम करता होगा, बदले में भारत के द्वारा भारत से निर्यात अधिक भूटान में कर दिया गया। मतलब कि जो पैसा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP वाली बात है, तो वह भारत के पक्ष में होगा। वही बात अपोजिट है चीन के पक्ष में कि वहाँ पर भारत को घाटा लगता है। भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं, तो भारत से क्या क्या निर्यात होगा, तो खनिज उत्पाद, मशीनरी,
यांत्रिक उपकरण, बिजली के उपकरण, धातुएं, वाहन, सब्जी उत्पाद और प्लास्टिक की वस्तुएं आदि भारत से भूटान को निर्यात की जाती है। वहीं भूटान से भारत को क्या आएगा? आधारभूत सुविधाएं, जैसे भारत वहाँ पर बिजली बनाता है तो बिजली भारत खरीद लेता है। सिलिकॉन खनिज, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट पत्थर, सिलिकॉन, सीमेंट क्लिंकर, लकड़ी तथा इसके उत्पाद, आलू, इलायची और फल तथा उसके उत्पाद भारत को निर्यात किया जाता है। भारत भूटान आर्थिक संबंध के बारे में कुछ जानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत भूटान को धन जन से अधिक सहायता की है। धन और जन दोनों तरह से भारत ने उसको सहायता किया है। भूटान को भारत के द्वारा स्कूल सुधार कार्यक्रम, पूर्व पश्चिम राजमार्ग का विकास, जिग्मे वांगचुक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, भूटान ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता किया और वह बिम्स्टेक देश में बांग्लादेश के बाद समझौता करने वाला दूसरा देश था। भूटान की कृषि, सिंचाई, सड़क परियोजनाओं में भारत ने निरंतर सहयोग किया है। भारत के द्वारा उसके चुक हाइड्रिल परियोजना, पेंडेन सीमेंट कारखाना, भूटान के सचिवालय का निर्माण तथा पुराने मठों व विहारों के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता दी है। कौन? तो भारत है। प्रोजेक्ट दंतक कहीं कभी क्वेश्चन में आ जाए, इसका संबंध भूटान से है। इसके तहत क्या किया गया कि भूटान में अवसंरचना का विकास किया गया। इसमें ऊर्जा, अवसंरचना और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें तो इसे प्रोजेक्ट के द्वारा भूटान की दशा ही बदल गई। आज जो दुनिया का सबसे गरीब देश था, उसका प्रति व्यक्ति इनकम भारत से बहुत अधिक है। इसमें भारत के सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा प्रोजेक्ट दंतक की भूमिका अहम है, जिसके द्वारा भूटान में 1800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत ही पारो एवं यांगफुला में हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया। हेलीपैड, दूरसंचार, भूटान आकाशवाणी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठित इंडिया हाउस परिसर आदि का निर्माण किया गया। विद्युत केंद्र, जितने भी हम लोग छू वाले शब्द जो आएंगे वो सब के सब भूटान से संबंधित हैं। स्कूल एवं कॉलेज का भी निर्माण कार्य किया गया। इस प्रोजेक्ट को 1961 में आरंभ किया गया, जो भारत के द्वारा अब तक का विदेश में किया गया सबसे बड़ी परियोजना है। आगे देखिए, भूटान में जल विद्युत और व्यापार क्षेत्र से जुड़े मसलों पर भारत के साथ कई समझौते हुए हैं। 2020 तक भारत का लक्ष्य था कि भारत भूटान से 5000 मेगावाट बिजली आयात करेगा। इसके लिए भारत सरकार ने वहाँ पर चुका जल विद्युत परियोजना, मोंग देछू जल विद्युत परियोजना, बहुत सारे परियोजनाएं हैं जो कुछ बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत सारे बन रहे हैं। या उनका चुक ताल विद्युत परियोजना, ये सब अभी कुछ बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। भारत और भूटान के मध्य कुछ मतभेद भी उत्पन्न हुए हैं। जैसे भारत और भूटान के बीच मतभेद का कारण 1949 की भारत भूटान मैत्री संधि का था, लेकिन जिसको भारत सरकार और भूटान दोनों ने मिलकर क्या किया, पुनः नए रूप में संशोधन कर दिया। अतः यह मतभेद का कारण खत्म हो गया। दूसरा विवाद का कारण था कि भूटान में रह रहे तिब्बत के 4000 नागरिक, जिन्हें भूटान चाहता है कि उनको वह तिब्बत भेज दे, लेकिन भारत सरकार की इच्छा है कि वह वहाँ रहे, क्योंकि भारत तो भूटान का तिब्बत का संरक्षक है, जिस कारण भूटान पर खर्च पड़ता है। अतः यह एक विवाद का विषय है। साथ में ही वर्तमान समय में विमुद्रीकरण, GST जैसी घटनाओं के कारण भूटान में भ्रम उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी लोग भारतीय मुद्रा यानी रुपया खास करके बड़ी मात्रा में रखे हुए थे, जिससे उनको भी समस्याएं उत्पन्न हो गई। भूटान की सामरिक अवस्थिति का लाभ उठाने के लिए चीन ही नहीं, अमेरिका, रूस तथा अन्य यूरोपीय देश, हर जो भी दुनिया का सर्वशक्तिशाली देश अपने को मानता है या बनना चाहता है, वह चाहता है कि वह भूटान संबंध अच्छा करे। लेकिन भूटान की जो डायरेक्ट एंट्री या डायरेक्ट संबंध दुनिया में किसी भी देशों के पास नहीं है। उनको भारत से होकर ही भूटान से बात करना होगा, यानी भारत ही मीडिएटर के रूप में रहेगा। यदि भूटान को एकदम से खोल दिया जाए, यानी कि उसको पूरा संपूर्ण देश की तरह आज़ाद कर दिया जाए, तो वह भारतीय सुरक्षा के लिए समस्या हो जाएगा। लेकिन एक सार्वभौम राष्ट्र भूटान एक संपूर्ण राष्ट्र है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। अब इसको भारत एक संधि के आधार पर कितना नियंत्रित करेगा, यह देखने वाली बात है। जब तक भारत उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण करता रहेगा, तब तक वह नियंत्रित होगा। जिस दिन भारत है जिस तरह नेपाल को विकल्प मिल गया, नेपाल में को लगा कि भारत उसके पूर्ण रूप से उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं करेगा, जितना भारत पैसा देता है उससे ज़्यादा उसको चीन पैसा देगा, तो भारत को छोड़ दिया। इसी तरह अब देखते हैं कि भूटान भी कितने दिनों तक भारत के साथ रहता है, ये तो भविष्य के
गौरव में है। लेकिन वर्तमान के समय में दुनिया में अगर भारत का कोई एकमात्र अगर कहा जाए कि विश्वस्त देश है जो भारत से ही पूछकर सब कुछ करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भूटान ही है। तो आशा करते हैं यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।